गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने हिस्ट्री के अलग अलग पीरियड पढ़े, प्री हिस्ट्री का भी पीरियड पढ़ा। अभी हम आते हैं अपने मेन कोर्स पर, जिसका सबसे पहला भाग है इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा है वैदिक पीरियड। अभी ये जो कंबाइनली दोनों पीरियड है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में गिने जाते हैं, उसी में इंक्लूड होते हैं। अभी वो क्यों इंक्लूड होते हैं, पिछले लेक्चर में जैसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की डेफिनेशन बताई, आपको पता ही चला होगा। अभी हम आज पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है और वैदिक पीरियड क्या है। तो आइए दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और सिंधु सरस्वती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये जो है ये सोसाइटी की इंडिया में पहली सेटलमेंट थी जहां पर लोग हमें एक अच्छे सिविलाइज्ड नजर आते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा पीरियड है जिसको पूरी तरीके से हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं और वहां के लोगों को सिविलाइज्ड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का रहन सहन, वहां के लोगों की शहर की रचना और उन्होंने क्लीननेस की हुई केयर, ये सभी चीजें देख के हमें ये पता चलता है कि ये लोग बहुत ही आगे थे, सिविलाइज्ड थे। उनको लिपि का भी नॉलेज था, हालांकि आज हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, बट वो लिख भी सकते थे। उनकी जो शहर थे वो पूरी ट्रेड बेस्ड सोसाइटी थी, शहरों का भी विकास पूरे व्यापार से ही हुआ था। तो अभी क्या है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी हम समझते हैं। अभी पहले ये समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का शोध कैसे लगा। 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है उनको, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया था उस एरिया में गए और उन्हें वहां पर टीले नजर आए। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि यहाँ पर कुछ तो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होंगे या फिर इतिहास के कुछ तो भी यहाँ पर पदचिन्ह होंगे, बट उन्होंने उतना कुछ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। उस टीलों को एक्सकावेट करने का काम किसी ने शुरू किया होगा, तो वो है सर जॉन मार्शल। कब किया? 1921 एंड 22 में। अभी ये सर जॉन मार्शल इस पीरियड में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। इनके अंडर में दो भारतीयों ने ये हड़प्पा और मोहनजोदारो की शहरों का एक्सकावेशन किया। अभी राखालदास बैनर्जी, इन्होंने हमें दिखाई देता है कि मोहनजोदारो इस शहर का एक्सकावेशन किया और दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा इस शहर का एक्सकावेशन किया। अभी आगे पढ़ते हैं कि ये जो हमने यहां पर इंडिया का मैप दिया है, ये जो रेड पोर्शन दिखा रहा है आपको, पिंक पोर्शन जो दिख रहा है, यहां पर आपको दिखाई देगा कि हड़प्पा की जो है साइट्स है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स है। ये लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा और मेहरगढ़। अभी यहां पर तो चार ही साइट्स दिखाई गई है, बट आज के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हुई ऐसी 1500 साइट्स का पता चला है, जिसमें से 900 साइट्स आज के भारत में है और 500 से ज्यादा साइट्स आज के पाकिस्तान में है। कुछ साइट्स अफगानिस्तान में भी है। तो याद रखो, ऐसे एक लार्ज स्केल पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया दिखाई देता है। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेटलमेंट कब हुई थी ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखो कि ये जो भारत का एरिया है, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फला फूला था। अभी इसकी जो वेस्टर्न लास्ट साइट है वो है यहां पर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, वहां पर ही हमें दिखाई देता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एक्सट्रीम ईस्ट साइट है। साउथ में नगर, महाराष्ट्र के नगर डिस्ट्रिक्ट में दायमाबाद करके एक प्लेस है, वो हमें दिखाई देता है कि यहां तक साउथ के एरिया तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी। अभी अफगानिस्तान में, आज का जो अफगानिस्तान है, उधर हमें एक साइट दिखाई देती है और जम्मू कश्मीर में मांडा करके एक प्लेस है, मांडा, वो एक साइट है जो टॉप नॉर्थ में है, जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के निशान हमें दिखाई देते हैं।
तो ये जो एरिया बनता है, या ऐसा पूरा स्क्वायर एरिया बनता है, नियर अबाउट 15 लाख किलोमीटर वर्ग का जो एरिया है, ऐसे एरिया में ये साइट्स बसी हुई है। तो आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आज के समय में कौन से देश में है, और ये जो 4 पॉइंट्स है आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये जो है कुछ साइट्स है हड़प्पा की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स है, और इस साइट्स के एक्सकावेशन में दिखाई हमें जो चीजें मिली हैं उसका एक चार्ट बनाया गया है। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, पूरे साइट्स के नाम आपको याद रखना नहीं है, बस इतने ही है। अभी इसमें भी क्या क्या याद रखने जैसी चीजें है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हड़प्पा ये जो प्लेस है, यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली है ये हमें यहाँ टेबल के जरिए पता चलता है। तो यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि फिगर ऑफ मदर गॉडेस कहां पर मिली है, और ये जो है कॉपर मिरर हड़प्पन एक्सकावेशन की किस साइट में हमें ये चीजें मिली है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, हड़प्पा। मोहनजोदारो, यहां पर जो है ये ग्रेट बात मिला है हमें, ये बात याद रखनी है। शिवा ऑफ पशुपति, लॉर्ड शिवा का एक स्वरूप पशुपति माना गया है, और उनकी एक सील पर हमें प्रतिमा दिखाई देती है, मैं आगे में वो आपको बताऊंगा। बट ये सील हमें कहां पर मिली है, तो वो नाम है मोहनजोदारो। अभी ये न्यू रोमन डांसर, इसका भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये बियर्ड मैन, जिसको हम प्रीस्ट या फिर किंग से भी समझते हैं, हालांकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो किंग है या प्रीस्ट है या फिर साधारण मानुष है, बट क्या है कि वो एक स्पेशल इंसान ही था जिसकी प्रतिमा बनाई गई थी। तो ऐसी ये जो प्रतिमा है आदमी की, वो हमें मोहनजोदारो में मिलती है। अभी चहुंदरो में क्या मिलता है, यहां पर याद रखना है कि टेराकोटा, इसके आधार पर एनडीए एग्जामिनेशन 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टेराकोटा ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस साइट में हमें प्राप्त हुआ है। आंसर क्या रहेगा, चहुंदरो। अभी ये सिटी एकमात्र सिटी ऐसी है जिसको सिटाडेल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। लोथल एकमात्र हड़प्पन सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड हमें मिलता है। ये लोग मेसोपोटामियन संस्कृति के साथ अपना व्यापार करते थे, वहां के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहां जाते थे, और समुद्री मार्ग से इन लोगों का व्यापार चलता था। तो एक बड़ी ही नोटेबल चीज है। डॉकयार्ड कहां पर मिला है, लोथल, और लोथल आज के गुजरात में है। तो हमें यहां पर ये याद रखना है। आगे हमें प्लॉट फील्ड सरफेस कहां पर मिलता है, तो वो कालीबंगन में मिलता है। वो लोग खेती करना जानते थे, कॉटन का भी इन्होंने शोध लगाया था कि कपासी को कैसे उगाया जा सकता है, और कपड़े भी वो सिलते थे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी ये टॉय प्लॉव, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस बनावली में भी मिलती है। और क्या है कि आगे में हमें ये लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन फॉर सिविल पर्पस, ये जो है धोलावीरा में मिला है। अभी नीचे में ये कि दायमाबाद का जो पॉइंट है, महाराष्ट्र में है दायमाबाद, तो ये है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ कैरियट विथ अ कैरिएटर, एक रथ का चित्र मिला है। रथ के चित्र नहीं, एक पूरी प्रतिमा ही मिली है। तो क्या है कि दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र में है, एमपीएससी के हिसाब से भी आपको महत्वपूर्ण है। इसमें से जो मैंने हाईलाइट किए पॉइंट्स है वही याद रखने हैं। एनडीए की एग्जामिनेशन में पिछले 2009 के पेपर में कौन सा सवाल पूछा गया था, टेराकोटा कहां पर मिला है, तो कहां पर मिला है, चहुंदरो में, यह आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। ये जो है ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है। ये ग्रेट बाथ मोहनजोदारो से हमें मिलती है। अभी इसका एक्सकावेशन राखालदास बैनर्जी ने किया है, जैसे मैंने आपको लिखा है, दिखाई देता होगा। और ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू कल्टिवेट कॉटन, एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड लाइक शीप, गॉट एंड पिग्स। नाम याद रखने पड़ेंगे, ये जो नाम है शीप, गॉट एंड पिग्स,
यही एनिमल्स उन लोगों ने पाले थे। और ये जो ट्रेड था सुमेरियन, आज के सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ये एक ही सभ्यता थी और अलग अलग पीरियड में आई हुई सभ्यता थी करके। सुमेरियंस के साथ भी इनका ट्रेड होता था और मेसोपोटामियन लोगों के साथ भी इनका, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड होता था। अभी ये जो प्रतिमा दिखाई गई है, ये है पशुपति सील। जैसे मैंने कहा था, ये मोहेंजोदारो से प्राप्त हुई है। ये सील में हमें क्या दिखाई देता है कि एक आदमी बीच में बैठा हुआ दिखाई देता है। ये 3 आंख वाला आदमी समझा जाता है, जिसके सर के ऊपर सींग वाला मुकुट है और इसके चारों ओर हमें जंगली जानवर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर हाथी, यहाँ पर शेर दिखाई देता है, यहाँ पर एक सिंगा दिखाई देता है, नीचे हरिण दिखाई देती है, यहाँ पर गेंडे का चित्र है और ऊपर कुछ तो भी लिखा है। ये चित्रलिपि है जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तो पशुपति की सील कहां पर हमें प्राप्त हुई, ऐसा पूछा गया तो आंसर क्या रहेगा? मोहेंजोदारो। अभी उनको कुछ मेटल्स भी मालूम थे, तो जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, टीन है, लेड है और गोल्ड, सिल्वर। और ये एक बेसिक चीज है कि उनको आयरन का पता नहीं था। आयरन का शोध अभी तक लगने का था। ये ऐसे पहली कल्चर है, ऐसा पहला सिविलाइजेशन है जिन लोगों ने ब्रॉन्ज का यूज करना सीखा था। अभी ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन का मिक्सचर है, तो मेटलर्जी का भी उन्हें नॉलेज था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी ये है प्रिस्ट और किंग। बियर्ड है जिसको आपको दिखाई देता होगा। ये जो प्रतिमा है, ये मूर्ति जो है हमें मोहेंजोदारो से प्राप्त होती है और इसके शरीर पर एक शाल का चित्र बनाया है कुछ तो भी, और उसके ऊपर फूल बनाए गए हैं। इसी के आधार पर इसको प्रिस्ट या फिर किंग के नाम से हम समझते हैं, क्योंकि साधारण आदमी के पास ऐसी फूलों वाली या फिर अच्छी शॉल तो नहीं हो सकती, क्योंकि और ये बड़ा आदमी होगा करके ही इसी की प्रतिमा बनाई होगी, क्योंकि ये एक ही प्रतिमा हमें ऐसे प्राप्त हुई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एकमात्र डॉकयार्ड हमें मिलता है लोथल से। लोथल आज के गुजरात में है। अभी ये जो है एक ऐसी ये चित्र बनाया गया है कि उस समय का लोथल कैसे होगा। तो एक हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो है ये डॉकयार्ड है और यहाँ से पूरी शिप भर के समंदर में जाती है। तो एकमात्र डॉकयार्ड है और इस डॉकयार्ड से लोगों का व्यापार कौन से देश से चलता था? तो वो है मेसोपोटामियन और सुमेरियन कल्चर के जो लोग थे उनसे चलता था। अभी इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है आज भी हम डिसाइफर नहीं कर पाए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जो है एक सील है, इसके ऊपर ये जो है ये कुछ लेटर्स है, ये चित्रलिपि है। 50 बार काउंसिल के द्वारा इसको पढ़ने की कोशिश की गई मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का दूसरा चैप्टर है। हालांकि एक ही चैप्टर में हम इस दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। अभी वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो कार्बन डेटिंग के दृष्टिकोण से कार्बन 14 नाम की एक डेटिंग सिस्टम रहती है। जैसे भी अगर कोई बीते समय में एक आध लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो उसी समय में मर गया, बट आज उसकी कुछ तो भी हड्डियां या फिर कुछ तो भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस प्राप्त होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसके टिश्यू के आधार पर, उसके सेल्स के आधार पर हम एक साइंटिफिक प्रोसेस से उसका टाइम पीरियड आज की डेट से वो कितने साल पीछे में मर गया था, कितने साल हुए उसको मरने को, तो ये डिनोट कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। और वो सिस्टम का नाम है, किस सिस्टम के द्वारा निकाल सकते हैं? तो कार्बन 14 के सिस्टम्स के आधार पर, तो उसको कार्बन डेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अभी कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन ईरा 2500 से लेके बिफोर कॉमन ईरा 1750, इस पीरियड में वो संस्कृति फली फूली थी और डेवलप हुई थी। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ तो इसके बारे में भी विचारवंतों ने अलग अलग राय दी है। बट ऐसे लगता है जैसे एक्सकावेशन में, हमें एक्सकावेशन से ऐसे पता चलता है
कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हो गया। अभी 1750 बीसी में हमें दिखाई देता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन नाश हो गया। उसके बाद यहां पर हमें लगभग 200-300 साल कुछ भी नहीं दिखाई देता है और 1500 बीसीई में यहां पर एक नई संस्कृति फली फूलती है और उस संस्कृति का नाम है वैदिक संस्कृति। अभी ये वैदिक संस्कृति को वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अभी क्या होता है, ये जो बीच में गैप पड़ा 300 साल का, इस पीरियड के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है और ये वैदिक सिविलाइजेशन में जो लोग मिलते हैं वो इतने सिविलाइज नहीं थे एज कंपेयर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल्स। अभी इसी के आधार पर एक वाद इतिहास में शुरू होता है कि हड़प्पा के बाद जो वैदिक कल्चर के लोग हमें दिखाई देते हैं वो बाहर से आए थे भारत में। अगर वो भारत के ही रहते तो उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना डेवलप था उतना ही यही लोग भी डेवलप होते, बराबर है कि नहीं। तो इसी के आधार पर एक इतिहास में वाद है। अभी वैदिक एज जो है इसको वैदिक एज ही क्यों कहा जाता है? आज हम हिंदू संस्कृति में जो हमारे कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जिसको हम वेद कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का निर्माण हुआ, उस पीरियड को वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। अभी वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अभी अर्ली वैदिक पीरियड है 1500 बीसीई से लेके 1000 बीसीई तक, ये है अर्ली वैदिक पीरियड। अभी अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, जो पहला वेद है उसका निर्माण हुआ था, और लेटर वैदिक पीरियड में जो है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, उसमें क्या हुआ, बाकी बचे हुए 3 वेद है जैसे कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का निर्माण इस लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। यहां पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कि वैदिक पीरियड किसको कहा जाता है, बराबर है, और किस एज में कौन सा वेद निर्माण हुआ। तो याद रखो ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा वेद है और सबसे महत्वपूर्ण वेद है और उसका निर्माण सबसे पहले हो गया था। अभी ये वैदिक पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाले ये वेद एकमात्र सोर्स है। अभी ये वेद क्या है और वहां की सोसाइटी कैसी थी, उनकी रिलीजियस कंसेप्ट कैसे थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ये अभी हम जान लेते हैं। तो अभी ये वैदिक पीरियड का जो है, जैसे मैंने कहा कि ये वैदिक कल्चर वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ, नोबल। अभी ये आर्य कहां से आए थे और कब आए थे, इसके बारे में मैंने कहा कि यहां पर डिफ्लेक्स है और दुमत है, बट बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये ऐसे कहते हैं कि ये जो आर्यंस थे, ये आर्यंस कहां से आए थे, आर्टिक रीजन से भारत में आए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बीजी तिलक ने। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि ये लोग जो है संस्कृत भाषा बोलते थे, हालांकि वो संस्कृत पूरी तरीके से डेवलप संस्कृत नहीं थी जैसे आज हम पढ़ते हैं, इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कंसीडर किया जाता है। और उनकी जो भाषा थी, वैदिक लिटरेचर में हमें जो भाषा दिखती है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज दिखाई देती है। अभी अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्य आए थे वो भारत के इस रीजन में सेटल्ड हुए थे। अभी ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सप्त सिंधु के प्रदेश में हमें ये लोग यहां पर बसे हुए दिखाई देते हैं। अभी सप्त सिंधु क्या है, सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों वाला प्रदेश। क्या है, 7 नदियों वाला प्रदेश। अब ये 7 नदियां कौन सी है, तो ये है सिंधु, वितास्ता और परुष्णी, जिसको रावी के नाम से जानते हैं हम, अक्सिनी, शतुद्री, सतलज नाम से जानते हैं, और यह है सरस्वती। ऐसे 7 नदियां हैं। अभी
ये जो है ये आज के नाम है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। वैदिक लिटरेचर में इनके नाम क्या है, तो ये ऐसे है। सिंधु, आज जिस हम इंडस रिवर कहते हैं सिंधु नदी को, उसको उस समय में भी सिंधु ही कहा जाता था। आज की जो बियास नदी है उसको विपाशा कहा जाता था। आज की जो चिनाब नदी है उसको अक्सिनी कहा जाता था। आज की जो परुष्णी नदी है उसको रावी कहा जाता था। ये देखो ये 7 नदियां हैं। ये 7 नदियों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो है इंडस रिवर। तो याद रखो ये 7 नदियों वाले प्रदेश में ये आर्यंस लोग आके बसे थे। अभी इनका कल्चर कैसा था वो हम जानते हैं। अभी यहां पर जो हमें दिखाई देता है कि एक सोसाइटी तो थी, बट इनका कल्चर जो था वो पेस्टोरल नोमैडिक था, घुमंतुक लोग थे। जैसे सिविलाइज्ड नहीं थे, ऐसा हम भी यहां पर कह सकते थे कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के जैसे सिविलाइज्ड नहीं थे, घुमंतुक थे, गोपालक थे, मतलब गैया वगैरह चराना उनका काम था और वही उनका व्यवसाय था। तो ये जानकारी हमें वैदिक लिटरेचर से प्राप्त होती है। अभी धीरे धीरे करके उनका हमें डेवलप होता दिखाई देता है, सोसाइटी में चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। अभी सोसाइटी में क्या है कि लोग कंबाइनली आते हैं और एक जन प्रदेश बन जाता है, एक जन संघ बन जाता है। अभी जैसे जन मतलब आदमी बराबर है, और इस समय में ये जन जो कंसेप्ट थी वो किसके लिए डिनोट की जाती है कि लोगों का एक समुदाय, जन। अभी ये जन का जो हेड था उसको क्या कहा गया है, राजन। राजन कहा गया है। ये जो राजन है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट विथ किंग नोन एज राजन। अभी ये राजन जो था इसके अंडर में इसका काम कैसे चलता था ये भी मैं आपको बताता हूं। ये जो है सभा एंड समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो थे उस समय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे। इस सभा और समिति में लोग क्या करते थे कि एकत्रित आते थे और अपना निर्णय लेते थे। और यहां पर हमें दिखाई देता है कि ये जो राजन था इसको इसी समिति और सभा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। सभी लोगों की राय लेके एक व्यक्ति को राजन की इस उपाधि पर बिठाया जाता था। कोई भी आया और कोई भी बैठा ऐसे नहीं होता था। और एक बात याद रखो, राजन का बेटा राजन नहीं बन सकता। इस सभा और समिति का जब तक उस पर विश्वास है तब तक वो राजन बन के रह सकता है आदमी। राजन मरने के बाद नेक्स्ट राजन कौन बनेगा वो भी ये सभा और समिति ही डिसाइड करेगी। अभी ये ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अभी ये पैट्रियार्कल फैमिलीज थी, पितृसत्ता। अभी यहां पर जो थे लोग वो रिलीजियस कंसेप्ट फॉलो करने वाले थे और नेचुरल गॉड्स को वो पूजते थे, जैसे अर्थ है, वायु है, वरुण देवता है। इंद्र देवता जो थे वो इनके सबसे बड़े भगवान थे। अभी इंद्र देवता के बारे में भी हम जानते हैं। ये जो है इंद्र की प्रतिमा है। इंद्र के बारे में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर क्यों? क्योंकि उसने पुर, जैसे आपके गांव को भी बहुत सारे गांव को लास्ट में पुर ऐसा जो वर्ड है ये दिखाई देता है। अभी ये पुर का मतलब होगा कि एक सोसाइटी जहां पर रहती है ऐसा वो पुर। अभी आज हम जिसको गांव के नाम से जानते हैं, समझो उस समय में वो छोटी एक सोशल कम्युनिटी वहां पर रहती थी। तो ऐसी कम्युनिटी 100 से भी ज्यादा कम्युनिटीज, ऐसे 100 से भी ज्यादा पुर जो थे उसको इंद्र ने डिस्ट्रॉय किया था और करके उसको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इंद्र, इसके बारे में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अभी लेटर वैदिक पीरियड में हमें यहाँ पर जो है लोगों के रिलीजियस कंसेप्ट और भी स्ट्रांग बनते हुए दिखाई देते हैं, जैसे यज्ञ करना, भगवान की पूजा अर्चा करना। यहाँ पर दिखते होंगे कि आपको 3 यज्ञ के 3 हमें अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इसी के कारण क्या होता है कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद इंडिया में
हमें रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू होती हुई दिखाई देती है। ये जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो रिलीजन में उन लोगों पर पगड़ा बना के रखा था, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, लोग इससे त्रस्त हो गए। इसी का परिणाम है रिलीजियस मूवमेंट। उसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी यहां पर जो है एक ड्रास्टिक चेंज हमें यहां पर दिखाई देता है। क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था, सभा समिति एक बहुत ही अच्छी सभा समिति के द्वारा ही राजन का जो था उसका चुनाव होता था। बट हायरार्की शुरू होती है लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे कि राजन का बेटा राजन नहीं बन सकता, बट यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में वैसा होता हुआ दिखाई देता है। सभा समिति का जो महत्व था वो कम होता दिखाई देता है और एक हायरार्कियल सिस्टम हमें यहां पर डेवलप होता दिखाई देता है। और इसी का परिणाम यह है कि आने वाले लेटर वैदिक पीरियड के बाद में हमें भारत पर 16 महाजनपदें दिखाई देती है। अभी ये 16 महाजनपदें, जैसे हमने कहा था कि जन उसका उससे भी बड़ा एक बन जाता है महाजन, और उस महाजन पर हमें राजा दिखाई देता है जो कि वहां पर राज करता है, जिसका पूरा सिस्टम ये जो था वो हायरार्कियल था। सभा समिति का जो उनका महत्व जो था, इंपॉर्टेंस जो था, वो पूरा खत्म होता दिखाई देता है। अभी आगे वाले चैप्टर में हम रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात, रिलीजियस रिफॉर्म्स की एक जो कारण कह सकते हैं उसको समझना पड़ेगा। ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है, यहां कुछ कंसेप्ट ऐसे बसी थी जो आज भी भारत के सोसाइटी को परिणामित करती है, जैसे कि वर्ण सिस्टम। ये लेटर वैदिक पीरियड में ही डेवलप हुआ। अभी ये यही से हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 वर्ण में विभाजित हो चुकी थी। अभी 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। अभी 4 वर्ण में सबसे ऊपर कौन है? तो वह है ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्राज। ये जो पिरामिड दिया गया है इसी के आधार पर आपको दिखाई देगा होगा कि ब्राह्मण जो थे वो प्रीस्ट थे और सबसे ऊपर थे सोसाइटी में, और उनका औहदा जो था सबसे ऊंचा था। नेक्स्ट है क्षत्रिय, ये वॉरियर्स रहते थे और किंग इन्हीं में से बनता था, और ये जो थे सोसाइटी स्ट्रक्चर में वर्ण सिस्टम में दूसरे नंबर पर थे। अभी तीसरे नंबर पर जो है वैश्यस, मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स, ये जो थे ये वैश्यस में आते हैं। ये एक्चुअली लैंड ओनर्स थे बट ये खुद जमीन कसने का काम नहीं करते थे। अभी चौथा जो है शूद्राज। इन तीनों के जो बचे कुचे काम है, इन तीनों की काम में मदद करने का काम किस सोसाइटी पर था? तो वो थे शूद्राज। अभी यहां पर सर्वेंट, सबऑर्डिनेट टू वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स, ऐसा आपको जैसे समझ में आता है। अभी ये जो 5वां कॉलम है वो है अनटचेबल्स का। ये वर्ना सिस्टम में नहीं आते, ये वर्ना सिस्टम में सबसे नीचे आते हैं। और यहां पर क्या था? आउट ऑफ कास्ट और सबऑर्डिनेट टू ऑल। कास्ट सिस्टम से नीचे थे, कास्ट सिस्टम के बाहर थे, और इन सभी के सबऑर्डिनेट्स थे, वो थे अनटचेबल्स। ये वर्ण सिस्टम हमें लेटर वैदिक पीरियड में यहां पर डेवलप होता दिखाई देता है। अभी कुल, गोत्र और सबका जो है ये भी यही से हमें इमर्ज होती हुई कंसेप्ट दिखाई देती है। अभी वैदिक लिटरेचर, जैसे मैंने कहा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यहां पर एक डायग्राम दी गई है, जिस डायग्राम के जरिए आपको समझा होगा कि किस वेद में क्या दिया गया है। ऋग्वेद में प्रीस्ट ऑफ गॉड दी गए हैं। सामवेद जो है वो ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, इसको ऐसे कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, शब्द और ब्रह्मा, नाद ब्रह्मा। ये जो कंसेप्ट है ये म्यूजिक से रिलेटेड कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट जो है सामवेद में हमें मिलती है। तो करके सामवेद को भारत के संगीत का पाया माना गया है, बेस माना गया है। किस वेद को? सामवेद को। यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करके
ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस वेद में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको पता होना चाहिए। यजुर्वेद में क्या दिया गया है, वेदास ऑफ वर्शिप, इसमें दिया गया है कि कौन सा यज्ञ कैसे किया जाता है और कौन से यज्ञ में कौन सी प्रार्थनाएं गाई जाती है, कौन सी प्रार्थनाएं, कौन से मंत्र बोले जाते हैं, ये यजुर्वेद से हमें पता चलता है। और चौथा जो है अथर्ववेद, इसमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, आयुर्वेद और इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग वैदिक मैथ्स, कहां पे, अथर्ववेद में। यहां पर हमें दिखाई देता है अथर्ववेद में कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक के सिस्टम भी दिखाई देते हैं, आयुर्वेद का नॉलेज भी यही से हमें प्राप्त होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेद है और सबसे आखिरी वाला वेद है अथर्ववेद। सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद कौन सा है तो ऋग्वेद, सबसे पहला बना हुआ वेद कौन सा है वो भी ऋग्वेद। ऋग्वेद कब बना, वो बना अर्ली वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही वेद बना है, लेटर वैदिक पीरियड में 3 वेद बने हैं। ये चीजें यही से आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी यहां पर भी हमें यही दिखाई देता है। अभी ऋग्वेद में क्या है कि स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं आपको ऋग्वेद के बारे में, और कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है यह आपको पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद में है 1028 हैम्स दिए गए हैं और इसमें 10 मंडल्स हैं। अभी मंडल्स मतलब एक एक मंडल में हमें कुछ तो भी जानकारी दी गई है। इसमें सबसे आखिरी वाला मंडल है पुरुष सूक्त। अभी आखिरी वाले मंडल में जो पुरुष सूक्त दिया गया है वहीं पर हमें कास्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये वैदिक लिटरेचर था। अभी यहां पर हमारा चैप्टर आखिरी स्टेज में आता है। जैसे कि वहीं से मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन कौन से वेद में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारा जो चैप्टर है यहां पर खत्म होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत में इस लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ था, जो रिलीजियस रिजिडिटी यहां पर बनी हुई थी, इसका परिणाम क्या होता है ये हम जानते हैं आगे आने वाले लेक्चर में।